बेगूसराय में 10 जनवरी को अलहाज गुलाम सरवर की याद में एक दुआई तकरीब मुनक्किद की गई। वाज़ेह रहे कि जनाब गुलाम सरवर ने उर्दू को बिहार में दूसरी हुकूमती ज़बान का दर्जा दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। वो एक सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और कलमकार की हैसियत से जाने जाते थे। उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए दारुल अदब लाइब्रेरी के गुलाम सरवर हाल में योम उर्दू मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत साबिक मुखिया मंजूर आलम ने की। इस मौके पर प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर कारवान उर्दू के ज़िला सेक्रेटरी मोहम्मद असजद अली ने कहा कि उर्दू के सच्चे सिपाही और बिहार असेंबली के साबिक स्पीकर गुलाम सरवर की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवैस की ये खास रिपोर्ट। रोशनी दिखाई कि हमारा उर्दू का भी बिहार विधानसभा में, बिहार सरकार में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, अनुमंडल में हमारी भागीदारी हो, और गुलाम सरवर ने ही किया था। गुलाम सरवर ने जो कुर्बानियां दी उनके दिल में आग की तरफ, लेकिन पूरी समाज को लेके चलते थे। जो बिहार में, जैसा मंजूर भाई ने भी कहा कि गुलाम सरवर एक तबका के लिए नहीं, गुलाम सरवर एक ग्रोह और जमात के लिए नहीं। गुलाम सरवर बिहार की सरजमी पे जितने भी सपूत थे, जितने भी अति पिछड़ा और हरिजन और अत्यंत हरिजन जो भी है, उस सारे लोगों को उठाने की बात किया गुलाम सरवर ने, और सारे लोगों को जगह दिलाया गुलाम सरवर ने। इसलिए गुलाम सरवर को आज याद किया जाए। आज उर्दू की एक तंजीम इनके हवाले है, दूसरी तंजीम थी मोगनी साहब, एक थे मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी, उनके अंदर सरकार उस तंजीम को मान्यता दे दिया। जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, उस तंजीम को मान्यता दिया, और इनकी तंजीम को सरकारी मान्यता नहीं दिया। सरकारी मान्यता नहीं देने का कारण हुआ कि आपको सहूलत नहीं दी जाएगी, आप पूरे बिहार में माइनॉरिटी के बीच जाके उर्दू का प्रचार अपने पैसा से। गुलाम सरवर कहीं चंदा नहीं करते, एक अखबार चलाते थे, संगम अखबार। उसकी आमदनी जो होती थी, उस आमदनी से पूरे बिहार में तहलका मचाया कि साहब एक उर्दू को पहचान मिले। और जब ये लड़ाई आगे बढ़ गई, सरकार मजबूर हो गया, तो उर्दू को बिहार में सरकारी जुबान का दर्जा मिला। ये गुलाम सरवर का देन। उर्दू की तरक्की कैसे हो, उसके लिए हर कदम आगे बढ़ाएंगे जरूर। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच हम लोगों के गार्जियन फजलुर रहमान साहब भी हैं, वो भी गुलाम सरवर साहब की ज़िंदगी पर कुछ बात हम लोगों को बताएं। उनके बिना पर दारुल अदब लाइब्रेरी के सेक्रेटरी मोहम्मद मंजूर आलम मुखिया या हमारे अजीज मोहम्मद असद अली और जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को मरतब किया और उस प्रोग्राम को यहाँ पर लागू किया, वो काबिल मुबारकबाद है और काबिल तहसीन। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जाहिर है कि हमको गुलाम सरवर साहब से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत है, इसलिए तो यहाँ अपना वक्त को जो है कम करके ज़रूरी वक्त को इधर उधर करके यहाँ बैठे हैं। मेरे भाइयों, गुलाम सरवर की शख्सियत ऐसी नहीं है जो चंद मिनट, चंद सेकंड, चंद घंटे में बयान कर दी जाए। बस इतनी सी बात है कि गुलाम सरवर के फुलवरिया के सरजमीन पर यादगार बनाने के लिए पूरे बिहार में कहीं भी अलहाज गुलाम सरवर हॉल नहीं है, और फुलवरिया के बुज़ुर्गों ने इस गुलाम सरवर हॉल को उनके यादगार में, उनकी मोहब्बत में, उनकी अक़ीदत में बनाया। आज उसे गुलाम सरवर हॉल में गुलाम सरवर की यूम पैदाइश और जश्न उर्दू मनाया जा रहा है। आप वहाँ पर देखिए 1988
लिखा हुआ है, गुलाम सरवर साहब अपने हाथों में वो तासुरात रजिस्टर के लाइब्रेरी में लिखा था कि ये मेरी खुश नसीबी है कि तकरीबन रोवा सरी बाद मैंने 25 साल बाद, रोवा मैंने 25 रोवा सदी बाद दारुल अदब लाइब्रेरी फुलवैया खाना दारुल मुताला लाइब्रेरी किसी कौम या किसी आबादी के फलाह व तरक्की जांचने के लिए मिक्यासुल हरारत का दर्जा रखती है। मिक्यासुल हरारत माने थर्मामीटर। आपका गांव, आपका जिला या आपकी बस्ती कितनी पढ़ी हुई है उसको जांचने के लिए लाइब्रेरी अगर है आपके गांव में और तरह तरह फन की किताबें मौजूद हैं, इसके माने यह है कि आप तरक्की याफ्ता कौमों में, तरक्की याफ्ता समाज में आप शामिल हैं। दूसरे मरते 1998 में गुलाम सरवर यहाँ उन्होंने लिखा, देखिए उनका दीवार पर लिखा हुआ, आज 10 साल बाद फिर हाजिरी की शहादत लाइब्रेरी में नसीब हुई। अब मेरा आखिरी वक्त है, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इस अदारा को तरक्की फरमाएगा। अलहाज गुलाम सरवर वजीर ज़राअत और साबिक़ स्पीकर 5 जुलाई 1998। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये उर्दू की लड़ाई बिहार की सरजमीन जो लड़ी वो गुलाम सरवर। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस वर्ष 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू और हिंदुस्तान की ज़ुबान अंग्रेजी हिंदी का माना गया। अगर कोई उर्दू का नाम ले लिया, उर्दू के एजुकेशन की बात कर दिया, उर्दू के फरोग और तरक्की की बात कर दिया तो वो जो है देशद्रोही माना जाता जी। उस जमाने में गुलाम सरवर ने उर्दू की दिया जलाई और कहा कि उर्दू जो है पूरे हिंदुस्तान की आबरू है, ये उर्दू जबान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की आबरू है। अगर कोई मुझसे जान ले ले, माल ले ले, इज्जत आबरू ले ले, और कोई अगर कहे कि तुमसे हम उर्दू को छीन लेते हैं तो हमको ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हम तो जान दे सकते हैं, माल दे सकते हैं, अपनी इज्जत आबरू को दे सकते हैं, लेकिन हम अपने उर्दू जबान को कतई हम चाहे तो किसी को दे नहीं सकते। और आपको फख्र होना चाहिए कि गुलाम सरवर साहब जिला बेगूसराय पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल मजीद साहब डिप्टी कलेक्टर थे और बेगूसराय के जब सरजमीन पर अपना देख लिखा हुआ 10/1/1926 और आखिरी वक्त ये लिखा हुआ 17/4। हमको इस बात का फख्र है कि गुलाम सरवर और उन्होंने फुलवरिया के सरजमीन पर अपनी निगाहें आम रखी। गुलाम सरवर किसी कौम और मुल्क के लिए नहीं बल्कि सब के लिए, सबकी वो भलाई की बात करते थे। वो काबिल आदमी थे, एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे। संगम अखबार उनका निकलता था 1963। अब वो एडिटोरियल जो लिखते थे तो उस वक्त की हुकूमतें हिल जाती थी उनको उस मजमून से, और लोग को इंतजार रहता कि संगम किस वक्त सुबह हुआ, संगम आ भी जाकर उसका एडिटोरियल पढ़े। आज ये नामुमकिन सी बात है कि कोई जैसा मीडिया, कोई अखबार इस तरह का जिस तरह का वो एडिटोरियल हुकूमत के खिलाफ लिख के चले गए। बेबाक दल उनकी कमजोरी को बताया कि आपके अंदर ये कमजोरी है, आपकी हुकूमत में ये होना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। आज ये काम नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि जिस उर्दू हमारी मादरी जुबान, जिस उर्दू के लिए हमारे लीडर कायद अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दिया, आज हम उसी उर्दू को अपने घर से निकाल। लाइब्रेरी में सैकड़ों बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। हम समझते हैं कि 5 बच्चा का भी उर्दू इसमें नहीं आता, सैकड़ों आते हैं पढ़ने के लिए और 5 बच्चे को उर्दू नहीं आता। कोचिंग क्लास में अशरफ हमको कहा कि आप पढ़ाइए। 9th का बच्चे को पढ़ाया तो उसको अलीफ बेते से जीम हे दाल जाल नहीं आ रहा था, तो हमने अशरफ से कहा कि जो अलीफ बेते से जीम दाल भी लिख सकता है, पहचान सकता है, वो 9वीं क्लास का उर्दू पढ़ेगा क्या?
یہ تو بے وقوفی کی دلیل ہے. اس کو تو اردو قاعدہ سے پڑھائی. تو بھائی تک ضرورت اس بات کی کہ اردو کو اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں رائج کریں. یہی غلام سرور کی سچی خراج عقیدت ہوگی. حقیقت میں ہم لوگ اگر غلام سرور صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو آج ہم لوگوں کو عہد کرنا ہوگا کہ جس طرح دنیا کی اور ہر کام کرتے ہیں اسی طرح ہم اردو کے لیے بھی چاہے جو کرنا پڑے ہم کریں گے. کم سے کم اردو میں آج سے یہاں پہ بیٹھے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اردو میں خط و کتابت، اردو کی کتابیں جو ہیں اس کو پڑھیے. اردو کی اخبارات جو آتا ہے کم سے کم اردو کو زندہ رکھنے کے لیے آپ ایک اخبار کو خرید کر کے اپنے گھر لے جائیے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرور کہیے پڑھنے کے لیے. آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور میں ہوں محمد آصف. داغ دہلوی کا ایک بہترین شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کا ہے. اردو زبان کے فروغ کے لیے غلام سرور صاحب کی یاد میں، مرحوم غلام سرور صاحب کی یاد میں ایک یوم اردو ڈے منایا جا رہا ہے. پروگرام جو ہے سو اردو کے بقا اور اس کی جو ہے سو ترقی کے لیے رکھی گئی ہے، تاکہ اردو زبان جو ہے سو جو ہماری نئی نسل ہے اس کے اندر تازگی آوے اور اردو کو جو ہے سو گلے سے سینے سے لگاؤں. اردو زبان جس وقت ہندوستان پاکستان کی 1947 میں بنٹوارا ہوئی تو اس وقت یہ قرار دیا گیا تھا کہ اردو پاکستان کی زبان اور ہندی ہندوستان کی زبان. تو اس وقت اردو بولنا بھی کسی کے زبان سے کوئی پوچھنا پسند نہیں کرتے تھے. ایسے صورتحال میں غلام سرور نے اردو کے فروغ و ترقی کے لیے اپنا جھنڈا بلند کیا اور آخری دم تک اردو کے لیے لڑتے رہے، اور انہیں کی ہے کہ وہ جو ہے اردو کو بہار میں سرکاری زبان، دوسری زبان بنوائے، لینگویج بنوائے جگن ناتھ مشرا مکھ منتری کے سمے میں. اچھا، ایک سوال اور بھی ہے کہ آج کے ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں زیادہ تر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کے بجائے وہ انگلش میڈیم کی طرف ان کا رخ کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح سے مطلب اردو زبان کا فروغ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ ہندی انگریزی پڑھا رہے ہیں، اور انگریزی پڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے، انگریزی ایک زبان ہے، ہم جتنی زبان بھی سیکھیں ہمارے لیے اچھی بات ہے. لیکن جو ہماری مادری زبان ہے اس کو جو ہے سیکھنا لازم ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر اس کو ہم جو ہے تو نہیں سیکھتے ہیں، اردو زبان کو، انگریزی کو سیکھتے ہیں، تو ہماری اردو زبان فوت ہو جائے گی، اس کی موت ہو جائے گی. اس لیے اردو کی بقا اور کے لیے اردو زبان کا سیکھنا، بولنا، گھر میں رکھنا یہ بہت ہی لازم اور ضروری ہے. کچھ دن پہلے اردو کی لازمیت کو ختم کر دیا تھا، اختیاری دے دیا تھا کہ اختیار میں تو پڑھو نہیں تو نہیں پڑھو. عمل پھر ہماری لڑائی لڑے ہمارے بزرگوں نے اس بات کو سرکار کے سامنے رکھی تو انہوں نے کر دیا کہ نہیں صاحب اردو بھی لازمی ہے، اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے. تو جب یہ اردو لازمی ہوگا تو ہر بچے ضرور پڑھیں گے. اردو لائبریری کے سابق سیکرٹری سے بات ہو رہی تھی. اب یہاں پہ کارروائی اردو کے مطلب سیکرٹری بھی ہیں اور معزز لوگ ہیں جو اردو کے فکر کو لے کر یہاں پہ آئے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے. میرا نام محمد معراج اختر زانا ہے اور یوں تو میں سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، جنتا دل یونائٹڈ سے، اور بیگوسرائے ضلع کا ضلع صدر بھی رہا، اسٹیٹ کونسل میں بھی. میں فی الوقت میرا اپنا ایک این جی او جو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، دانا فاؤنڈیشن کے نام سے، جس کے بینر تلے نہ کیول اردو باقی تمام چیزوں کے لیے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے. آج ہی ہم لوگوں نے علامہ غلام سرور صاحب کے یوم پیدائش کی تقریب کو منایا، اور جس کو اردو ڈے کے روپ میں ڈے کے طور پر منایا. کافی احباب اس میں شرکت کی، اور بات یہاں پر اکثر و بیشتر اٹھتی ہے کہ اردو کو جو ریاستی زبان دی گئی ہے تو لوگ اردو کی بقا کی خاطر کام کیوں نہیں کرتے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو
को अब जुबान से नहीं, लेकिन मेरी सोच थोड़ी इसमें अलग है। मैं उर्दू को तहजीब मानता हूँ, और वो तहजीब जो हिंदुस्तानी तहजीब है, क्योंकि हिंदुस्तानी तहजीब हमारी गंगा जमनी की तहजीब है, जिसमें हर मसलक के लोगों का, हर मज़हब के मानने वाले लोगों को उसमें शमूलियत है। ठीक उसी तरह से जब आप उर्दू ज़ुबान का बड़ा बारीकी से आप मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम ज़ुबानों की उसमें शमूलियत है, उसमें मिक्सर है। उर्दू इज ए मिक्सर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, इन तमाम ज़ुबानों, बंगाली, ये सब कुछ आपको उर्दू में देखने के लिए मिलते हैं। और इसकी पैदाइश तो हिंदुस्तान में हुई, लेकिन उर्दू की खिदमत अलहाज गुलाम सरवर ने किया, और जिसके लिए उन्होंने उसको वो हक दिलाने के लिए, जिस हक के वो डिज़र्व करते थे, जिस हक के वो हकदार थे, वो हक दिलाने के लिए कई तहरीकें उन्होंने चलाई, हुकूमतों से लोहा लिया, लोगों को इसके बारे में बेदार किया कि तुम्हारा ये हुकूक है, तुम अपने हुकूक को अपनी तहजीब के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए तुम हासिल कर सकते हो। और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें वक्फ कर दिया, इसके खातिर वक्फ कर दिया। और उर्दू को तहजीब मानते हुए न केवल मुसलमानों के मसाइल को उन्होंने देखा, बल्कि जहाँ कहीं भी दबे कुचले, उसकी जाति पूछे बगैर, उसकी रंग पूछे बगैर, वो किस मज़हब से मानता है इसको पूछे बगैर, दबे कुचले की ज़ुबान बनने वाली शख्सियत का नाम गुलाम सरवर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब वो थे, उनके ज़माने में उन्होंने 10 लाख सिग्नेचर करा करके उर्दू के खातिर उनके पास जो है वो जमा किए। और जब जेपी का मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में भी एक धाड़ की तरह वो खड़े रहे। उनको उर्दू के लिए जो उनका एक रोजनामा भी चला, लेकिन रोजनामा के पहले उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसाला निकाला, और उनकी 15 से ज़्यादा उनकी तसानीफ है। उन्होंने एक जेल डायरी लिखा, ठीक है, जो जेल डायरी लिखा, उसकी जो रॉयल्टी आई जेल डायरी से, तो उसकी रॉयल्टी से, चूंकि दीनी जज्बा भी था, ठीक, सियासी थे तो, लेकिन दीनी भी उनके अंदर जज्बा था, तो उसके रॉयल्टी से उन्होंने हज का अंजाम दिया, जबकि उनकी पैदाइश एक डिप्टी कलेक्टर के घर में हुई थी। लेकिन आज बेगूसराय में के जो लोग हैं, हम तमाम लोगों ने जब ये महसूस किया कि अलहाज गुलाम सरवर जो उर्दू के बका की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, अलहाज गुलाम सरवर जिन्होंने पिछड़े मुसलमानों को और ब्राह्मण बिरादरी को जो है अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल कराया, गैर मुस्लिमों के भी जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जैसे कर्पूरी, अभी 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती, हम लोग जिला अध्यक्ष के तौर पर कर्पूरी जयंती मनाने के लिए पटना जाते थे। एस के मेमोरियल हॉल में हम लोग की तकरीब होती थी, नियत कला मंदिर में उसकी तकरीब होती थी, काफ़ी लोग जोश जज्बे के साथ उसमें हिस्सा लेते थे। तो अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो समाज के मुख्य पंक्ति से जो छूट गए हैं पीछे, उनको फ्रंट लाइन में जाने के लिए वो हमेशा कोशां रहते हैं, और पूरी जिंदगी उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। और हिंदी के मशहूर शायर डॉक्टर कुमार विश्वास लिखते हैं कि ये भी क़त्ल उर्दू है, इस निस्बत से कि लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। तो उनके इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कत्ल उर्दू है, जो कुमार विश्वास साहब ने कहा कि बड़े शायर हैं, और उनको लोग कहते हैं कि स्टेज के बड़े शायर हैं, और इनकलाबी शायरों में भी शुमार होता है। तो उन्होंने तो सही कहा कि ये कत्ल उर्दू है, तो उर्दू को तो सच में कत्ल कर दिया गया। उर्दू को कत्ल करने वाले कोई बाढ़ के मुसलमानों की ज़बान नहीं, मैंने अभी आपको कहा कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है। अब उनकी उर्दू की तवारीख को आप देखें, जब 1526 में 1526 में जब मोहम्मद बाबर जो है मुग़ल इम्पेरर इंडिया में जब आता है, तो आने के बाद उसका जो खेमा था, उसके जो सिपाही जिसमें रहते थे, तो उस खेमे का नाम में ही तो उर्दू खेमा था। और जब वो निकल करके बाज़ारों में जब जाते थे तो लोग कहते थे, कहाँ कहते, उर्दू खेमा ये है। फिर और उसके मायने भी जो है लश्कर के। बाद में जो यहाँ के तमाम चीज़ों को, इंडिया के तमाम चीज़ों को, जो हमारे कल्चर से हमारी जो डिफरेंट टाइप्स की ज़ुबानें थी, उन ज़ुबानों को मिला करके जिस ज़ुबान का जन्म हुआ, वो ज़ुबान जो है उर्दू बना। ये आप जब देखिए उस समय से खरी बोली के ज़माने से फिर अभी के देखिए जो इसमें जो निखार आता चला गया। इसलिए ये कहना कि मुसलमानों की ज़ुबान है, ये बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात क्या, न केवल उर्दू बल्कि न हिंदी या संस्कृत, ये कोई भी ज़ुबान जो है मजहब की ज़ुबान नहीं है। क्या अंग्रेज़ी को हम जो है मजहबी ज़ुबान कह सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता है कि मजहबी की ज़ुबान ये नहीं। संस्कृत भी मजहबी ज़ुबान नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ज़ुबान थी उसको तभी तो पता नहीं कर पाया, बल्कि उसके लिखने का जो तरीका था, पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड जो लिखा जाता था। जबकि दुनिया की सबसे पहली तहजीब सिविलाइजेशन अगर डेवलप हुआ तो इंडस रिवर के बगल में, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसलिए किसी ज़ुबान को मजहब से जोड़ना ये खुद ज़हनी की अलामत है।
ये नेहरू मैंडेट के जी अलावा। सर, करेंगे करवाने उर्दू के मतलब सेक्रेटरी अफजल अली साहब से, जो कि राष्ट्रीय सहारा उर्दू के सहाफ़ी भी हैं। तो आज 10 जनवरी, और इस 10 जनवरी को बिहार में उर्दू दिवस के तौर पर अलहाज गुलाम सरवर साहब के यौम पैदाइश पर मनाई जाती है। अलहाज गुलाम सरवर साहब की पैदाइश 10 जनवरी 1926 को इसी बेगूसराय जिला के सरकारी कोठी में हुआ था। जनाब गुलाम सरवर साहब के वालिद मोहतरम इस बेगूसराय उस समय अनुमंडल था 1926 में, और उस अनुमंडल के डिप्टी कलेक्टर के तौर पर गुलाम सरवर साहब के वालिद यहाँ पोस्टेड थे। अलहाज गुलाम सरवर साहब की जितनी भी कारकर्दगी उनकी जिंदगी की है, शायद हम जितना भी बता सकें वह कम होगी। अलहाज गुलाम सरवर साहब उर्दू के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। गुलाम सरवर साहब अक्सर उर्दू के लिए दर दर भटकते फिरे पूरे बिहार में, तब जाकर के सन 1967 में बिहार में गुलाम सरवर साहब के प्रयास से उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, और उस समय से बिहार में उर्दू की भला और तरक्की के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसका हर एक अंजाम गुलाम सरवर साहब के नाम होता है। गुलाम सरवर साहब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के रहबर और रहनुमा नहीं थे। गुलाम सरवर साहब पूरे बिहार के दबे कुचले पीड़ित गरीबों के लिए की आवाज को सड़क से सदन तक पहुंचाकर उनकी हक की लड़ाई के लिए हर वक्त आगे रहते थे। गुलाम सरवर साहब की आज 10 जनवरी 2021 को उनकी यौम पैदाइश की याद में कारवाने उर्दू जिला बेगूसराय के तरफ से एक दुआया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला बेगूसराय के बहुत सारे अहबाब शिरकत करके उनकी मगफिरत के लिए दुआ किए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़बान की मिसाल बिल्कुल उस तरह दी जा सकती है कि एक छुरी की मानिंद है। जब तक उसका इस्तेमाल करते हैं लोग, तब तक उसमें एक धार रहती है, और जैसे लोग इसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, उसका धार मुरझा जाती है। बिल्कुल इसी तरह है कि किसी भी ज़बान के को जब तक लोग अपने आम बोलचाल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं, वो ज़बान उस ज़बान का फ़रोग होता है, वो ज़बान तरक्की करती है, और लोग जैसे उसका इस्तेमाल बंद करते हैं, वो ज़बान मुर्दा ज़बान हो जाती है। लेकिन उर्दू ज़बान एक वाहिद ज़बान है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़कर इसका जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। और एक शायर और ने कहा था उर्दू ज़बान की निस्बत से कि सलीक़े से जो हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कई लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। NN न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद आसिफ।